यूपीपीसीएस। तो यूपीपीएससी में जेंडर इक्वलिटी नाम का टॉपिक है और यूपीएससी में जो टॉपिक है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल फेटिसाइड और लैंड प्रॉपर्टी राइट्स और एम्पावरमेंट का है। अब हम लोग आज इसी पूरी बात को कह रहे हैं कि जेंडर डिस्कोर्स नाम के हेड के तहत पढ़ेंगे। उसमें जेंडर इक्वलिटी का मसला भी आ जाएगा, उसमें एम्पावरमेंट का मसला भी आएगा, उसमें डिस्क्रिमिनेशन का मसला भी आएगा, फेटिसाइड का मसला भी आएगा, लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स का भी मसला आएगा, सारे मसले आएंगे। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक में असल में हमको क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। क्या पढ़ना है अगर इस पर बात करें, दो बातें। What we are supposed to study under these heads and why we are supposed to study gender discrimination और gender discourse, दो सवाल हमारे बनते हैं। तो जो व्हाट का जवाब है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में आपको 5-10 मिनट में एक ब्रीफ दे रहा हूं। देखिए, हमको सबसे पहले तो यही बात सीखनी कि जेंडर क्या होता है, व्हाट इज जेंडर। और इसको लेकर एक डिबेट है कि जेंडर आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है। हिंदी में इसको लिंग कहते हैं। लिंग प्राकृतिक है, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग प्राकृतिक है या कृत्रिम है। जैसे भाषा हमारी है ना, हम स्त्री के लिए कहते हैं वह जाति है, पुरुष के लिए कहते हैं वह जाता है। तो जाति है, जाता है, ये कृत्रिम है, भाषा हमने बनाई। हम चाहते तो स्त्री के लिए भी वह जाता है, पुरुष के लिए भी वह जाता है कह सकते थे, लेकिन हमको लगा कि ये दो अलग अलग लोग हैं, इनके लिए अलग अलग भाषा में वर्ब होना चाहिए, तो एक के लिए जाति कह दिया, एक के लिए जाता कह दिया। ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि भाषाएं गढ़ी गई, भाषाएं बनाई गई। तो जब ये भाषा बनाई गई होगी तो उस भाषा को बनाते समय हमारे दिमाग में जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ये डिफरेंस है, मैस्कुलिन फेमिनिन, ये जो हमारे डिफरेंस हमारे दिमाग में बने हुए हैं, ये डिफरेंस कुछ और प्राकृतिक कारणों से बने हुए थे या ये प्योरली कृत्रिम थे। अब आप इस बात को थोड़ा कम समझ पाए होंगे अभी जो बात मैंने कही है। इस बात को समझने के लिए मैं एक और शब्द अगर इंट्रोड्यूस कर दूं तो बात थोड़ी आपको समझ में और आ जाएगी। एक शब्द होता है सेक्स और एक है जेंडर। सेक्स और जेंडर क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, क्या पढ़ेंगे इसमें, अब आपको बात थोड़ी समझ में आएगी। देखिए, मैंने कहा हमको पढ़ना यह है इस पूरी पढ़ाई में जेंडर डिस्कोर्स में कि जेंडर कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। और उसके लिए मैंने भाषा का उदाहरण लिया, लेकिन वो बात थोड़ी मुश्किल लगी, तो उसको समझाने के लिए कि हम जेंडर में जो इसके आर्टिफिशियल या नेचुरल होने की डिबेट कर रहे हैं, इस डिबेट को और ठीक से कैसे समझ पाए, मैंने एक शब्द और इंट्रोड्यूस कर दिया, सेक्स। सेक्स और जेंडर। सेक्स में जब हम विभाजन करते हैं दुनिया के सभी प्राणियों का, तो विभाजन करते हैं नर और मादा। इसको कहते हैं मेल, इसको कहते हैं फीमेल। मेल और फीमेल। लेकिन जब हम जेंडर में डिवीजन करते हैं तो हम नर मादा नहीं कहते। जेंडर में डिवीजन जब हम करते हैं तो हम कहते हैं पुरुष और स्त्री। ये मैन है, ये मैन है और ये वुमन है, मैन एंड वुमन। ये दोनों इस तरीके से पुरुष और स्त्री नाम से जाने जाएंगे। अब देखिए इसमें भारी फर्क है। जब हम किसी को स्त्री कहते हैं तो हम केवल उसका मादा सेक्स सूचित नहीं कर रहे होते, क्योंकि एक जिसे मान लीजिए एक शेरनी है, शेरनी को हम मादा कहते हैं, फीमेल कहते हैं, लेकिन शेरनी को कभी आपने हमको स्त्री कहते हुए नहीं सुना होगा कि शेरनी स्त्री है। हम कहते हैं शेरनी मादा है, फीमेल है। नागिन फीमेल है, ये नहीं कहते नागिन स्त्री है।
लेकिन जब मनुष्यों में आते हैं तो मनुष्यों में हम मादा को क्या कहने लगते हैं? स्त्री। तो आप पाएंगे कि अगर हम एनिमल्स में जाएं तो एनिमल्स में ये जो वर्ड है ना, कौन सा? जेंडर वाला, ये नदारत पाएंगे आप। जेंडर यहां नहीं है। वहां हम किसी शेर को पुरुष और शेरनी को स्त्री नहीं कहते, वहां मैन और वुमेन वर्ड का यूज नहीं करते। लेकिन एनिमल में भी हम सेक्स का यूज करते हैं। इसमें हम कहते हैं कि ये मेल है शेर और शेरनी फीमेल है। लेकिन जैसे हम मनुष्यों में आते हैं, इंसानों में आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में आते हैं, तो आप पाएंगे ह्यूमन बीइंग्स में आने पर मामला कुछ बदल जाता है। ह्यूमन बीइंग्स में कुछ आप ऐसा पाते हैं कि जिसको मेल कहते हैं उसको मैन कह रहे होते हैं, और जिसको फीमेल कहते हैं उसको वुमेन कह रहे होते हैं। नर को पुरुष और मादा को स्त्री कहने लगते हैं। तब सवाल उठता है कि क्या जैसे नर और मादा प्रकृति ने बनाए हैं, केवल इंसानों में नहीं, ह्यूमन बीइंग्स में नहीं, केवल पशुओं में, जानवरों में भी बनाए हैं। पशुओं में भी नर और मादा होता है। क्या उसी तरीके से प्रकृति ने जैसे नर मादा को गढ़ा है, क्या वैसे प्रकृति ने ही स्त्री और पुरुष को भी गढ़ा है? अगर प्रकृति ने स्त्री पुरुष को गढ़ा होता तो केवल मनुष्यों में ही स्त्री पुरुष क्यों पाए जाते? फिर तो जानवरों में भी होने चाहिए थे। और अगर इसको प्रकृति ने नहीं गढ़ा है, स्त्री पुरुष शब्द जो है और इससे सूचित होने वाली जितनी बातें हैं वो सब हमने गढ़ी हैं, तब इसका मतलब क्या होगा? सेक्स नर या मादा तो प्राकृतिक है, नेचुरल है, लेकिन स्त्री और पुरुष ये आर्टिफिशियल है, ये ह्यूमन बीइंग्स ने खुद बनाया है, यानी जेंडर हमने खुद बनाया है। तो एक डिबेट है कि जेंडर आर्टिफिशियल है, इंसानों का खुद बनाया गया है, स्त्री पुरुष हमने बनाए हैं क्या, और या स्त्री पुरुष भी नर मादा की तरह पैदा हुए हैं। अब आपने सुना होगा, अब आपको याद आ रहा होगा, कुछ क्या याद आ रहा होगा? आपने सुना होगा स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं। सुना है? women are not born as women, they are rather made women। स्त्रियां पैदा नहीं होती हैं, स्त्रियां तो बनाई गई हैं। सिमोन द बुआ का स्टेटमेंट है, फ्रेंच फिलोसोफर है, इसकी किताब आई सेकंड सेक्स, उसमें उसने ये लाइन इस्तेमाल की जो बहुत पॉपुलर हो गई। और तब से डिबेट एक बड़ी शुरू हुई कि नर मादा तो प्राकृतिक चीजें हैं, पैदा होते हैं, लेकिन स्त्रियां पैदा नहीं होती, पुरुष पैदा नहीं होते, ये सब बनाए जाते हैं। और जो चीज बनाई जाती है उसको क्या कहते हो? हर बनने वाली चीज को कृत्रिम कहते हैं, आर्टिफिशियल। तो एक डिबेट है जिसको हमको पढ़ना है कि क्या जेंडर आर्टिफिशियल है, और अगर जेंडर आर्टिफिशियल होगा, इंसान ने बनाया होगा, तो आप जानते हैं इंसान की बनाई हर चीज पर हम ये बात कह सकते हैं कि वो उचित है या अनुचित, विदर दैट इज राइट और रॉन्ग, गुड और इविल। इंसान की बनाई हर चीज पर हम कह सकते हैं। इंसान के बनाए परमाणु बम पर हम कहते हैं कि बुरा है। इंसान के बनाए कानूनों में हम कहते हैं कई बार कि वो अच्छा है कानून और वो बुरा है। जहां इंसानी बनावट वाली कोई चीज आई वहां हम अच्छा बुरा, इविल गुड, राइट रॉन्ग इन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। वो हमारे कहां आ जाते हैं? इंसान के द्वारा बनाए जाते ही वो हमारे मूल्यांकन के दायरे में आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज नेचर ने बनाई है तो हम ये नहीं कहते कि अच्छा या बुरा है। पहाड़ से कितना ही आदमी गिर के मर जाए, हम ये नहीं कहते कभी पहाड़ बुरा है। हम ये नहीं कहते नदी बुरी है, भले उसमें कितने आदमी डूब जाए, बाढ़ आ जाए, लोग मर जाएं, ये नहीं कहते कि नदी बुरी। हम कहते हैं बाढ़ बुरी। बाढ़ भी आप कहेंगे कई बार कुछ कारण उसके नेचुरल है, ठीक है, हम उसको अपने सापेक्ष ले लेते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल कोई पेड़ है जंगल में, घना जंगल है, जहरीले पेड़ भी उसमें, तो हम ये नहीं कहते कि वो पेड़ बुरा है, अच्छा है। नेचर ने जो बनाया है उसके बारे में हम वैल्यू जजमेंट पास नहीं करते। नेचर के पहाड़ों के बारे में, नेचर की नदियों के बारे में, नेचर के समुद्र के बारे में
दुनिया के ग्रहों के बारे में हम ये जजमेंट पास नहीं करते कि वो अच्छे या बुरे हैं, लेकिन इंसानों के बनाए कानून के बारे में, इंसानों के बनाए कस्टम के बारे में, उनके लॉज के बारे में, उनकी सोसाइटी के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, जितनी चीज इंसानों ने बनाई, राज्य के बारे में, समाज के बारे में, हम हर चीज के बारे में कहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो आप समझ पाए होंगे कि ये डिबेट हम क्यों कर रहे हैं। अगर जेंडर आर्टिफिशियल होगा तो हमारे मूल्यांकन के दायरे में आ जाएगा। तो हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि अगर स्त्री पुरुष इंसानों ने बनाया है तो ये जो बनाया है अच्छा बनाया या खराब बनाया, उचित बनाया या अनुचित बनाया। और अगर नेचर ने बनाया होगा तो हम नेचर की बनाई चीज को क्वेश्चन अच्छा बुरा नहीं कहते। नेचर ने एक आदमी को ज्यादा लंबा बनाया, दूसरे को छोटा बनाया, हम ये नहीं कहते कि नेचर ने इसको लंबा क्यों बनाया, इसको छोटा क्यों बनाया। सवाल नहीं करते नेचर से। दो लोगों का रंग अलग अलग है, हम ये नहीं कहते नेचर के बनाई इस चीज के आधार पर कि ज्यादा गोरा है, ये सांवला है तो इसको हीन निगाह से देखो और इसको श्रेष्ठ मानो। ये आप मान ले अपने आप से, लेकिन हम क्या कहेंगे, गोरा काला नेचर ने बनाया, दोनों बराबर है। नेचर की बनाई हर चीज को हम अपने वैल्यू जजमेंट के दायरे से बाहर रखते हैं। तो अगर स्त्री पुरुष भी, जेंडर भी प्राकृतिक होंगे तो फिर इस पर कोई डिस्कोर्स का सवाल ही नहीं उठेगा। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, स्त्री का जेंडर कमजोर है, पुरुष का जेंडर मजबूत है, इस पर आप तर्क नहीं कर सकेंगे। उसी तरीके से जैसे शेर मजबूत है और हिरन कमजोर है, हम तर्क नहीं करते कि नेचर ने हिरन को कमजोर क्यों बनाया, शेर के मुकाबले में हमेशा हार जाता है, हम तर्क नहीं करते। नेचर ने अलग अलग पशुओं को, अलग अलग जानवरों को, अलग अलग पारिस्थितिकियों को अलग अलग ताकत, अलग अलग शक्ति, अलग अलग पोटेंसी दी है, हम उसको क्वेश्चन नहीं करते। वहां डिस्क्रिमिनेशन है, शेर और हिरन के बीच नेचर ने डिस्क्रिमिनेट किया है, लेकिन हम कभी इस पर सवाल नहीं उठाते कि एनिमल के बीच डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ, सवाल नहीं उठाते। लेकिन जिस मोमेंट आप कोई चीज बनाएंगे वो और इंसानी होगी, आप जाति बनाएंगे, जाति में एक आदमी श्रेष्ठ और दूसरा हीन, एक मजबूत दूसरा कमजोर बन जाएगा, तो फिर हम उस शेर और हिरन के मजबूत और कमजोर की तरह यहां नहीं कहेंगे कि हम सवाल नहीं उठाएंगे। हम कहेंगे ऐसी जाति क्यों बनाई जिसमें एक जाति को ऊंचा और दूसरी जाति को नीचा बनाया। क्योंकि आप नेचर नहीं, आपने जाति जो बनाई इंसानों ने बनाई, और इंसानों ने जाति बनाई तो इंसानों द्वारा बनाई गई जाति में अगर कोई एक ऊपर है, कोई एक नीचे है, इनइक्वालिटी है, तो हम उसको क्वेश्चन करते हैं। तो नेचर की बनाई इनइक्वालिटी को हम क्वेश्चन नहीं करते, इंसानों की बनाई इनइक्वालिटी को हम क्वेश्चन करते हैं। नेचर दो लोगों को असमान बनाता है, दुनिया में नेचर ने किन्हीं दो लोगों को समान नहीं बनाया। लंबाई, शारीरिक शक्ति, बुद्धिमत्ता, किसी चीज में समान नहीं दो इंसान। फिर भी हम ये नहीं कहते कि नेचर ने ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर आप जाति बनाएंगे, आप रंग भेद करेंगे, तो हम क्वेश्चन करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। अब आप बात समझ रहे होंगे। तो सबसे पहली पढ़ाई जो हमको इस जेंडर डिस्कोर्स में पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि पूरा जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, स्त्री और पुरुष के बीच जो ये अंतर है, ये नेचुरल है, स्त्रियां नेचर ने ही कमजोर बनाई, स्त्रियां नेचर ने ही कोमल भावुक बनाई, साहसी कम है, बुद्धिमान कम है, भावुक ज्यादा है, नेचर ने ऐसा बनाया। और नेचर ने अगर ऐसा बनाया तो फिर तो जो डिस्क्रिमिनेशन है पुरुष और स्त्री के गुण का, स्वभाव का, उनके कार्यों का, उनके अधिकारों का, वो सब जायज है। लेकिन जैसे अगर हमको पता चल जाए कि नहीं नहीं नहीं, ये स्त्री को जो भावुक बनाया गया ना, स्त्री को कोमल बनाया गया, ये भावुक कोमल स्त्री पैदा नहीं हुई थी, ये हमने बनाया उसको। अब कैसे बनाया उसको सीखेंगे, हमने बनाया। तब सवाल उठेगा कि आपने स्त्री को भावुक कोमल बना के कमजोर क्यों बनाया, उसको पुरुष की तरह मजबूत क्यों नहीं बनाया। आप बना सकते थे, जैसे हम चाहते तो शूद्र को ब्राह्मण के समान बना सकते थे, हम चाहते तो शूद्र से भी मंदिर में पूजा करवा सकते थे। सवाल उठता क्यों नहीं करवाया, शूद्र को मंदिर में क्यों घुसने नहीं दिया। आपने नहीं घुसने दिया, क्यों नहीं घुसने दिया। ठीक वैसे तब सवाल उठेगा कि आपने स्त्रियों को युद्ध में क्यों नहीं भेजा, स्त्रियों को पढ़ने लिखने क्यों नहीं भेजा, स्त्रियों को पुरुषों की तरह कठोर क्यों नहीं बनाया। अगर आपने ही स्त्रियों को भावुक बनाया है, ये कृत्रिम है, तो सवाल उठेगा कि आपने उनको भावुक की जगह कठोर क्यों नहीं बनाया। तब फिर ये डिबेट
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की हमारे सवालों के दायरे में आ जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेशन अगर नेचर का होगा, नेचर ने भावुक बनाया होगा स्त्री को, तो हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर स्त्री को नेचर ने भावुक नहीं बनाया, मनुष्यों ने भावुक बनाया, समाज ने भावुक बनाया, संस्कृति ने भावुक बनाया, तब उसको क्वेश्चन करेंगे। तो पहला हमारा जो पढ़ाई होगी वो यही होगी, क्या? व्हाट इज जेंडर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्स, एंड whether gender is an artificial construct or it is a natural creation। जेंडर क्या है, सेक्स क्या है? जेंडर एक कृत्रिम संरचना है, ठीक वैसे जैसे समाज, राज्य, कानून ये सब कृत्रिम है, संविधान कृत्रिम है, प्रकृति ने नहीं बनाया, हमने बनाया। क्या वैसे जेंडर भी कृत्रिम है? और अगर कृत्रिम नहीं है तो क्या नेचुरल है? इस पूरी बात को जो हम पढ़ेंगे वो हमारी पहली पढ़ाई होगी। तो जब हम जेंडर डिस्कोर्स पढ़ने जाएंगे तो जेंडर के बारे में कोई बात करने से पहले हमको जेंडर के मेटाफिजिक्स के बारे में, जेंडर के मेटाफिजिक्स का मतलब हो गया जेंडर की संरचना, उसके बारे में पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके प्राकृतिक कृत्रिम होने के बारे में अध्ययन करना होगा। ठीक है, ये पहली